आज पुनः आपके सामने एक अच्छे वीडियो लेके सामने प्रस्तुत हूँ। और इस वीडियो का जैसा कि अभी हमारा क्रम चलता है पृथ्वी का इंट्रोडक्शन, यानी पृथ्वी का परिचय, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भाग 4 पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग पृथ्वी का जो हम लेक्चर दिए थे वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको 1, 2, 3 देखना चाहिए। यदि देख लेते हैं तो आपको एक संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जितने भी पॉइंट होंगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आइए आज हमारा जो पृथ्वी और सूर्य के बारे में एक चीज़ है, वो सूर्य के बारे में तो हम काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आज पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। अब ये समझेंगे पहले परिक्रमण गति होती क्या है। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो उस गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। ये बात समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे हम जानते हैं, हम शुरू से ही पढ़ाते आए हैं, जो जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, और सभी घड़ी के विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी, यहाँ देखिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इसका भी घड़ी के विपरीत दिशा में कभी यहाँ पे पृथ्वी रहती है, कभी यहाँ पर रहती है, और ये यहाँ पर रहती है, और इसी तरह से ये पूरा का पूरा एक परिक्रमा कर लेती है। इसका समय सीमा भी निर्धारित है। सारी बात हम अभी करेंगे, लेकिन एक बात खाली अभी समझ जाइए। कोई आपसे पूछा जाए परिक्रमण गति किसे कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण गति, तो कहेंगे जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर गति करती है, चारों ओर गति या घूमती है या परिक्रमा करती है, परिक्रमण या परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने पृथ्वी का परिक्रमण गति के बारे में समझ गए होंगे। यानी कोई भी ग्रह, ऐसा पृथ्वी की बात नहीं करते हैं, तो पृथ्वी जब घूमेगी तो पृथ्वी का परिक्रमण गति होगा। इसी प्रकार से जो हम पिछले क्लास में आप लोग को सब चीज़ बताए हुए हैं, सो कौन कौन सा ग्रह परिक्रमण गति कितने कितने दिनों में भी करती है, कितने साल में करती है, सारी चीज़ की चर्चा की है। तो अभी जिस प्रकार से आपके सामने सूर्य है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब सूर्य की चारों ओर घूमती है तो उसी घूमने की गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। एक बात समझ में आ गया। दूसरा हम लोग समझेंगे, पृथ्वी का ये पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन की बात करें, दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, तो कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण गति की दिशा, पृथ्वी की परिक्रमण गति की दिशा किधर है, यानी तो ये भी प्रश्न है, आपको हम ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो ये है घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है, हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में। इसका दिशा यदि पूछा जाए तो घड़ी के विपरीत, देखिए पृथ्वी इस तरह से ऐसे आया, यहाँ पर आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, और इस तरह से मूव करते रहता है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण गति का जो दिशा है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है। नंबर 2 पॉइंट समझ गए। नंबर 3 की बात करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये गति कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, चाल होगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति का मान क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। मतलब पृथ्वी कितने स्पीड से ये परिक्रमा करती है, तो ये बात आप याद रखेंगे। 29.78 किलोमीटर और पर सेकेंड। यहाँ घंटा नहीं होगा, यहाँ जो है पृथ्वी का परिक्रमण गति का जो मान है 29.78, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड की बात करेंगे। ये बात याद रखेंगे। कोई भी आपसे पूछा जाए से बताइए पृथ्वी का परिक्रमण गति का मान कितना है, तो 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, मोटा मोटी ऐसे समझ जाएंगे 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 सेकेंड में करेगी।
उसी प्रकार से एक आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, क्योंकि पिछले क्लास में जस्ट मैंने बताया है। तो बताइए पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जो अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटा में, उसका घूर्णन गति का मान क्या है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी का परिक्रमण गति समझ में आ गया, पृथ्वी का परिक्रमण गति का मान समझ में आ गया। चौथा हम जो पढ़ेंगे प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है पृथ्वी का परिक्रमण जो गति होती है, गति का प्रभाव पृथ्वी पर क्या पड़ता है, यानी परिक्रमण गति से पृथ्वी पर क्या बदलाव होती है। तो याद रखेंगे, आपसे कोई भी पूछा जाए, पृथ्वी जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घटती है, पूछा जाएगा। बताइए पृथ्वी पर घूर्णन गति जो होती है उससे क्या प्रभाव पड़ती है पृथ्वी पर, तो दिन और रात की घटना घटती है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जब परिक्रमण गति होती है तो उसमें मौसम का परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जो कभी सर्दी हो गया, कभी गर्मी हो गया, कभी मानसून आ गई, कभी शीतकाल आ गई, ये पृथ्वी पर जो इस तरह का मौसम का परिवर्तन हुआ, जलवायु का परिवर्तन जो होता है, वो उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण जो है परिक्रमण गति के कारण ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन ही, मौसम में परिवर्तन जो होता है पृथ्वी पर, कभी दिन, कभी शीत ऋतु, कभी ठंड, गर्मी ऋतु हो गया, कभी वर्षा ऋतु हो गई, वो चीज़ जो आना होता है पृथ्वी, वो परिक्रमण गति के कारण होता है। और पांचवा पॉइंट जो है, पृथ्वी का परिक्रमण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। परिक्रमण काल मतलब पृथ्वी एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। देखिए जैसे पृथ्वी यहाँ है, मान के चलिए पृथ्वी यहाँ है, मान लीजिए 1/1/2025 को, और यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो पूरे के पूरे सूर्य का जो परिक्रमा करेगा, और ये अगला डेट जो होगा आपका 1/1/2026, मतलब मोटा मोटी एक साल, मोटा मोटी की करेक्ट एक साल, 365 डेज एंड 6 आवर के आसपास ये पूरा का पूरा टाइम लेती है। तो आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर परिक्रमण काल कितना होता है, तो एक साल होती है। और एक साल का मतलब आप याद रखेंगे 365 डेज और 6 आवर। इस प्रकार से आशा करते हैं आपके पास ये 5-6 बिंदु है जो पृथ्वी के परिक्रमण गति के से संबंधित था, और ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर से आइए, तो आप यहाँ पर एक चीज़ आपसे कोई पूछा जाए तो बताइए पृथ्वी का परिक्रमण काल करने में, या पृथ्वी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप, तो बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो कहेंगे 365 डेज 6 आवर। आप देखिए इसका प्रभाव, देखिए एक्यूरेट है ये डाटा। लेकिन उसी तरह से हम लोग से यदि से पूछा जाए एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में कितना दिन होता है, तो हम कहते हैं 365 डेज या 366 डेज। लेकिन यह 366 डेज कब आता है, 4 साल के बाद आती है। तो 4 साल में दिन कितना हो जाता है, तो 366 दिन हो जाता है, याद रखेंगे 366 दिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि 365 डेज और जो 6 आवर है, और 6 आवर जो है 4 साल में 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और 6 घंटा, यही 4 साल के बाद या 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। तो हमारा जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है एक्यूरेट 365 दिन और 6 घंटा, और वही 4 साल के बाद या 4 साल में एक बार 366 दिन को लेते हैं। ये एक दिन एक्स्ट्रा जो जुटा वह उद्देश्य था 6 घंटा जो एक्स्ट्रा घूम रही है, वो 4 साल के बाद हम लोग एक दिन को ऐड कर लेते हैं। तो आशा करते हैं आपने पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब आइए पृथ्वी की दूसरी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। आइए अगला पॉइंट, ये हमारा पृथ्वी है, ये हम लोग पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में ऐसे डिटेल्स हमको पढ़ाना है अभी हम लोगों को। आप खाली ये जानिए ये पृथ्वी है, थोड़ा देर के लिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और हमसे ये पूछ दिया जाए पृथ्वी पर अक्षांश
और देशांतर क्या है, कितना है। इसको जानने से पहले एक बात आपको हम बता देते हैं बोर्डे पे। ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, थोड़ा मोड़ा मान के चलिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के सभी बच्चे थोड़ा गौर से सुनेंगे। और पृथ्वी के इस बिंदु को हम लोग दिशा के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और ये सेंटर है, पृथ्वी के सेंटर है ये, और इसको कहते हैं हम लोग पोल, नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल, और पृथ्वी के जस्ट सेंटर से पास करते हुए इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, इसको सेंटर मान लीजिए, इसको सेंटर, और इसको कहते हैं हम लोग साउथ पोल। समझ गए होंगे। और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है, याद रखेंगे, विषुवत रेखा। ये जो बनाए हैं हम लोग पृथ्वी के मध्य से, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। समझिए, गौर से समझिए, बहुत कुछ जानेंगे। तो इस लाइन को कहा गया विषुवत रेखा, इस लाइन को कहेंगे विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम दे दिया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि पृथ्वी के लगभग 20 सेंटर से पास करती है। कहाँ से पास करती है, 20 सेंटर से। तो इसलिए इस लाइन को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच, तो जो रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती हो उसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और इक्वेटर एक प्रकार की, यह सभी पूछा जाए ये है क्या, तो कहिएगा सर ये अक्षांश रेखा है। जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा विषुवत रेखा क्या करती है, तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में काल्पनिक रूप से बांट देती है, एक्चुअल में नहीं, काट देती है। मतलब एक पृथ्वी पर, और याद रखेंगे विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है, और जो बांटने के बाद जो ऊपरी वाला पार्ट हो जाता है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये वाले पार्ट जो है, ये वाले पार्ट मतलब ये वाले जो हरा से मैंने क्रॉस किया, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट बन गया, ये तो 2D फिगर है, तो ये 2D फिगर पार्ट है, तो उसको कहते हैं हम लोग, ये भूमध्य रेखा की उत्तर में है, इसलिए इसको कहा गया उत्तरी गोलार्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब गोला का आधा, गोला नहीं, उत्तरी गोला नहीं, उत्तरी गोलार्ध। गोला का मतलब गोलार्ध, गोला का आधा, गोलार्ध, और क्या है, उत्तर में है, पृथ्वी के उत्तर में है। तो ये जो हमारा पार्ट बन गया, याद रखेंगे, यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध। मैंने जो हरा वाला बनाया, ये आपका पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हो गया। एक मिनट, ये हमारा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप याद रखेंगे। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध पूछा जाए कहाँ है, तो ये वाला आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, जो मैंने कलर किया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर भी कहते हैं, इसे नॉर्थ हेमीस्फीयर। नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं। और याद रखेंगे, इस गोलार्ध में जब हम आते हैं, इस वाला में मैक्सिमम, तो इसमें देखेंगे क्या, हम बताएं पृथ्वी पर जल और थल होता है, तो पृथ्वी पर जल और थल की तुलना में देखा जाए, एक मिनट, हेलो, अच्छा चलिए, आइए तो यहां पर देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा पूरा का पूरा, उसमें थल ज़्यादा है जल की तुलना में, इसलिए याद रखेंगे
उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर को हम लोग याद रखेंगे, इसको कहा गया है स्थलीय गोलार्ध भी कहा गया है। स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध। क्यों स्थलीय गोलार्ध कहा गया? क्योंकि इसमें स्थल ज़्यादा है। हम लोग बात करेंगे एशिया, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, इसके बाद यूरोप, जितने भी है टोटल का टोटल, जितने भी देश हमारे 193 देश में मैक्सिमम देश जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगा। इसलिए इस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहा गया। और उत्तरी गोलार्ध कहाँ से डिवीजन हुआ? तो वही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तर में जो भी पार्ट हमारा बना हुआ है सभी का सभी उत्तरी गोलार्ध कहा गया। समझ गए होंगे। चलिए, तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में कौन बांटती है? तो विषुवत रेखा। और याद रखेंगे ये जो रेखा है वो आपको एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। हम इस पर काफी डिटेल से बात करेंगे। काल्पनिक रेखा है, वास्तविक में ये रेखा है नहीं। तो कैसा रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। और याद रखेंगे काल्पनिक रेखा तो है लेकिन अक्षांश है या देशांतर है? तो अक्षांश है। तो सबसे बड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा हमसे यदि कोई पूछ दिया जाए सबसे बड़ा अक्षांश रेखा पृथ्वी पर कौन सा है? तो कहिएगा भूमध्य रेखा ही है या विषुवत रेखा या इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर पृथ्वी को दो बराबर भाग से काल्पनिक रूप से बांट देता है। और जो उत्तर में जो पार्ट बना उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं या नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। और यहाँ स्थल बहुत ज्यादा है पानी की तुलना में, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहा गया। और इसी के लास्ट में ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब नीचे की बात करते हैं। विषुवत रेखा से नीचे और साउथ पोल के बीच में जो हमारा यहाँ पार्ट बना, ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट बना इस पार्ट को हम लोग कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि विषुवत रेखा के ये दक्षिण की ओर है। तो ये हमारा जो पार्ट बना हुआ है ये पार्ट हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। आज का क्लास आप जरूर को सब नोट कीजिए, देखिए, क्योंकि आने वाले क्लास में आपका बहुत ही रूपरेखा तैयार करेगा। तो ये बताइए ये कौन सी गोलार्ध है? तो आपसे पूछा जाए तो कहेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है। इसको कहते हैं हम लोग साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। एक मिनट करिए क्लास में ऐसा। तो दक्षिणी गोलार्ध है या साउथ हेमिस्फीयर है ना। और इसमें जल ज्यादा, बहुत ज्यादा है, याद रखेंगे इसमें जल बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा जल होने के कारण इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर है। और यहाँ पे हमारा ये जलीय गोलार्ध हो जाएगा, जलीय, इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है इसे। तो हम आशा करते हैं आप लोग उत्तरी गोलार्ध और जलीय दक्षिणी गोलार्ध समझ गए हैं। लेकिन उसी में एक सवाल उठ जाती है हमारा, हम लोग या एशिया, जैसे भारत देख रहे हैं, भारत यहाँ पे है, देख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर सुने होंगे भारत। तो आपसे पूछा जाए भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो एक प्रश्न बन जाएगा, भारत, भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए धीरे धीरे हम सारी बात को समझेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी तरह से ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया सब अच्छे जानते होंगे। यहाँ सॉरी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देखने से लग रहा है दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। अब आइए एक मिनट, आप धीरे धीरे सारी बात को, इसमें बहुत सा चीज समझना है। अब हम एक बात बताते हैं, आप लोग को जानते हैं जी, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी फॉर ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी।
और हम जानते हैं जी मतलब पृथ्वी का जी कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पृथ्वी पर लगभग औसत मान निकाला गया है। सो पृथ्वी पर या पृथ्वी का जी का मान कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सो बताइए पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, तो क्या कहिएगा 9.8। चलिए आप लोग इसको कायदे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से आप लोग भी बनाइए। अभी बहुत कुछ इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर हम लोग, ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ सेंटर है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए जब हम बता रहे थे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये विषुवत रेखा का त्रिज्या हो गया और ये जो है पोल का त्रिज्या हो गया। तो बताइए ये आर जो है पृथ्वी का पोल का त्रिज्या है और ये आर इक्वेटर का है। तो कौन होगा आर, एक मिनट बताइए, आर ई मैंने बताया था ग्रेटर आर पी, मतलब कि जो पोल का इक्वेटर का जो त्रिज्या होगा वो पोल के त्रिज्या से ज़्यादा होगा। मतलब विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों में अंतर होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो पोल होता है यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा चिपटा होता है। तो जो है चिपटा होगा तो यहाँ का सेंटर से इसकी दूरी क्या होगा, कम होगा। और यहाँ से यहाँ पर भी वही होगा, जितना यहाँ से होगा उतना ही यहाँ से होगा, लेकिन ये दूरी क्या होगा इसके तुलना में, इस दोनों की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि देखेंगे पृथ्वी इक्वेटर पर थोड़ा उभरा होता है। इसलिए इस बातों को थोड़ा ख्याल रखेंगे। जो आर ई ग्रेटर आर पी, मतलब कि जो विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या होगा, हम कह सकते हैं इसको आर, विषुवत रेखा पर बड़ा होगा, आर पोल यानी ध्रुव पर। आपको बताना है दोनों का अंतर का मान कितना हो, आर विषुवत यानी इक्वेटर माइनस आर पोल। क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट पिछले क्लास में आपको मैंने ये डाटा लिखा दिया है और ये डाटा लिखा दिया है, तो इसमें से और इसमें से घटाने के बाद क्या रिजल्ट आएगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कभी कभी पूछा गया है क्वेश्चन, अब पूछा जाएगा। सो पृथ्वी की इक्वेटर की त्रिज्या और पृथ्वी की पोल की त्रिज्या, मतलब क्या विषुवत रेखा पर त्रिज्या पृथ्वी का और पृथ्वी के ध्रुव का त्रिज्या का अंतर का मान क्या होता है। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने दोनों का मान लिखा दिए हैं, लेकिन अंतर नहीं लिखाए थे। लेकिन आप जाइए पिछले क्लास की वीडियो, यदि नहीं देखें तो देखिए, या कोई बच्चे देख चुके हैं तो जस्ट कमेंट कीजिए। सो दोनों का अंतर क्या होगा, हम बहुत ही बारीकी से बातों को जब समझेंगे तभी जाके हमारा ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट की बात करेंगे, इतना बात अभी समझ गए। अब आइए, क्या पृथ्वी पर जी का मान सब जगह एक ही होगा, तो नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, समझिएगा, यहाँ पर कुछ बातें को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा ये जी है, यहाँ पर ध्रुव पर, ध्रुव नहीं विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है आपका। तो यहाँ जी का मान पूरे पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम होता है। पूछा जाएगा जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनेगा, थोड़ा हम यहाँ लिखेंगे, सभी बच्चे आप लोग भी जी से संबंधित कुछ प्रश्न को लिखेंगे। देखिए आपसे पूछा जाए नंबर 1 क्वेश्चन, जी मिनिमम कहाँ होता है पृथ्वी पर, तो वह विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का है, सभी अर्थ के बारे में है। नंबर 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जी मिनिमम मतलब क्या, जी का मान न्यूनतम पृथ्वी पर कहाँ होता है, तो कहिएगा सर विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ एच की वैल्यू ज़्यादा होता है। तो जहाँ आर की वैल्यू अधिक वहाँ जी की वैल्यू न्यूनतम। तो एक प्रश्न बन गया, पूछा जाएगा पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम यानी जी न्यूनतम कहाँ होता है, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर। और जी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है जी का मान अधिकतम, जी का मान अधिकतम। तो याद रखिएगा जी का मान जो अधिकतम होता है वो ध्रुव पर होता है, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो चाहे
उत्तरी ध्रुव हो, तो जी का मान जो है अधिकतम होता है उत्तरी ध्रुव पे होता है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जी का वैल्यू 0 कहाँ होता है? पृथ्वी। तो जी का मान जो 0 होता है वो याद रखेंगे, जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर, पृथ्वी के सेंटर का मतलब हो गया यहाँ पर केंद्र पर, मतलब सतह से आप यदि 6400 किलोमीटर लगभग जाएंगे तो जहां पृथ्वी का सेंटर होगा यानी कोर होगा, इसको हम सेंटर को कोर कहते हैं, जहां की तापमान लगभग 5500 के आसपास होगा। मैंने बताया था पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो पृथ्वी का जहां केंद्र होगा, कोर होगा, जहां सेंटर होगा पृथ्वी का, वहां जी का मान 0 होता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है सारे चीज। हम लोग यदि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो याद रखेंगे जब भी पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊपर जाएंगे, किसी भी साइड चले जाइए आप, जी से पृथ्वी के सतह से जब हम ऊपर जाएंगे तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही जी का मान घटेगा। तो और पृथ्वी के सतह से हम अंदर जाएंगे केंद्र की ओर, तब भी पृथ्वी में जी का मान घटेगा। तभी तो यहाँ जी की वैल्यू 9.8 होता है और सेंटर पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के सतह से अंदर जाने पर जी की वैल्यू घटती है और पृथ्वी के सतह से ऊपर भी जाने पर जी का मान घटती है। इसलिए देखते हैं पृथ्वी के सतह से ऊपर चल जाइएगा आप लगभग 300-400 किलोमीटर ऊपर, तो अंतरिक्ष आता है, तो वहाँ जी का वैल्यू 0 वैक्यूम हो जाता है, निर्वात हो जाती है। वहाँ आपको कोई, जैसे आप जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पृथ्वी अंतरिक्ष में आप रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू 0 हो गया, मतलब पृथ्वी की पावर अब वहाँ खत्म हो गई। आपको जिस स्थिति में छोड़ दिया जाएगा पृथ्वी के सतह से लगभग 300-400 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल समाप्त हो जाती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, वहाँ 0 हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जी की वैल्यू 0, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0, और जिस स्थिति में आपको छोड़ दिया जाएगा उसी स्थिति में लाइफ टाइम तक जीवन भर रहेंगे। तो एक बात याद रखेंगे यहाँ आपसे, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से अंदर जाने पर, अंदर जाने पर, अंदर जाने पर जी का मान घटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जी का मान घटती है। और पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होती है? बढ़ती या घटती है? तो जी का भी मान घटती है। दोनों केस में, दोनों केस में जी का मान घटेगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। जब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या पृथ्वी के सतह से नीचे जाए, दोनों कंडीशन में जी का मान घटेगा। लेकिन बढ़ेगा कब? एक दिन बच्चा पूछ देगा, तो याद रखिएगा, जब हम पृथ्वी के विषुवत पॉइंट से ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो उस केस में पृथ्वी पर जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जी का मान मैक्सिमम होता है। याद रखेंगे, यहां जी का मान मैक्सिमम होता है और यहां जी का मिनिमम वैल्यू होता है, और जब हम औसत निकालते हैं तो वही 9.8 होता है। यदि हमसे पूछ दिया जाए पृथ्वी पर जी का मान होता क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं, तो 9.8 होता है। तो इस भी बात को याद रखेंगे, जी का मान, जी का मान पृथ्वी पर, तो याद रखेंगे 9.8। और जी एक प्रकार की त्वरण है, याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है? जी एक त्वरण है। त्वरण है मतलब क्या? सदिश या अदिश राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। फिजिक्स में हम लोग डिटेल्स पढ़ा जाएगा, सदिश राशि है। पूछ दिया जाए जी क्या है, तो एक सदिश राशि है। और पृथ्वी पर इसकी वैल्यू औसत के रूप में 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरा मैंने बताया, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइए या पृथ्वी के अंदर जाइए, दोनों स्थिति में जी का मान घटेगा। और जी का मान पूरे पृथ्वी के सतह पर जी मैक्सिमम जो होता है
वो ध्रुव पर होता है, चाहे दक्षिणी ध्रुव बोले या उत्तरी ध्रुव, दोनों पर होगा। और जी का मान मिनिमम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, जो ये मैंने बताया। ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, और बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। और यहाँ जलीय ज़्यादा है, इसलिए जलीय गोलार्ध भी कहा गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अगला जो है उसकी भी बात करेंगे। अभी पहले इस बातों को समझ जाइए। तो जी का मान पृथ्वी पर 9.8 हुआ। जी एक त्वरण है। और एक लास्ट एंड फाइनल इस बिंदु को भी चर्चा करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। देखिए अगला जो पॉइंट है 8वां पॉइंट, जी का मान, जी का मान, या ऐसे लिखेंगे, यदि हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, यहाँ ध्रुव बोले तो कोई भी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव, तो हाँ, यदि हम लोग यदि यहाँ यदि होगा, यदि हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो जी का मान बढ़ेगी, और यदि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, तो जी का मान घटेगा। मतलब समझिए, इसको आप लोग उतार लेंगे होंगे, नोट कर लिए होंगे। थोड़ा 1 मिनट और था। देखिए मैंने क्या बताया, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर मैंने ये पॉइंट बताया आपको, नॉर्थ पोल, ये बताया साउथ पोल, और ये विषुवत रेखा हो गया। यदि आप या हम लोग नीचे यानी विषुवत रेखा से साउथ पोल की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। चाहे ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तब भी जी का मान बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग नॉर्थ पोल से जी की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा, और जब साउथ पोल से इसकी विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जो मैंने लैंग्वेज लिखाया था उसको मैप के माध्यम से फिर से समझिए। जब हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएंगे, दोनों कंडीशन में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो दोनों कंडीशन में जी का मान बढ़ेगा। ऊपर इसका मतलब इंक्रीज करना, ये लिख देते हैं, तो इसका मतलब समझिएगा इंक्रीज, इसका मतलब समझिएगा डिक्रीज। और यदि हम लोग नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर आए या साउथ पोल से विषुवत रेखा की ओर आए, तो उस स्थिति में जी का मान घटेगा। अगला पॉइंट समझ गए होंगे सारी बात। ओवरऑल औसत की बात करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके बाद और मैंने क्या बताया, जी का मान यहाँ मिनिमम होता है, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, और यहाँ जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जी का मान मैक्सिमम, यहाँ पर भी जी का मान मैक्सिमम होती है, जी का मान मैक्सिमम होती है। सेंटर पर क्या बताए थे भाई, सेंटर पर ये केंद्र है तो सेंटर है तो जी का मान 0 होती है, और यहाँ पर पृथ्वी के आगे आने पर, स्पेस में आने के बाद यहाँ पर भी जी का मान 0 हो जाती है। जब हम सतह से अंतरिक्ष की ओर आते हैं तो जी का मान घटता है, और जब पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बहुत सा कंसेप्ट है, 10 प्रश्न है, फिर इसको समझने के एक बार 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, फिर से देखिए, ये पृथ्वी का विषुवत रेखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यदि विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, या विषुवत रेखा से साउथ पोल की ओर जाएंगे तो जी का मान भी घटेगा। लेकिन साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, ये बात याद रखेंगे।
नॉर्थ पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है या साउथ पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है, सेंटर पर पृथ्वी का सेंटर या पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यदि हम लोग पृथ्वी के स्पेस में आ जाए, पृथ्वी के लगभग 300 या 400 किलोमीटर दूर जाएं, तब भी जी का मान 0 होगा। यदि हम पृथ्वी के सतह से अंतरिक्ष की ओर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, या पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तब भी जी का मान घटते घटते 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्लास में मैंने परिक्रमण गति के बारे में बताया, आप लोगों को कुछ जी के बारे में नॉलेज दिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी के थोड़ा लेयर की बात करेंगे और वायुमंडल कर्त की बात करेंगे, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्गम मंडल है, उस सबको चर्चा करेंगे। तो ये आने वाले वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा, और आशा करते हैं ये आप लोग अंतिम तक क्लास देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि सीखे तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। वह वीडियो हमारा आधारित होगा, वही क्षोभ मंडल पर आधारित होगा, लेयर पर आधारित होगा, और पृथ्वी की आंतरिक कंस्ट्रक्शन पर आधारित होगा। थैंक यू वेरी मच।